मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के बारे में। आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। आज बात करें संसाधन एवं विकास भाग 2 के बारे में। तो संसाधनों के संरक्षण, आपको पता होगा कि मनुष्य की जो जरूरतों को पूरा करने वाला होता है वो संसाधन कहलाता है। संसाधन की सुरक्षा यानी संरक्षण करना कितना जरूरी होता है। तो हम संसाधनों का संरक्षण के बारे में हम बात करें तो मानव ने संसाधन का अधिक मात्रा में उपयोग करके अनेक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर ली है। इन सब के निराकरण का रामबाण उपाय है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता होती है, सभी को जरूरी होती है। तो बात करें कि जो संसाधन एक सीमित है तो उनका दीर्घकाल तक उपयोगी करने के लिए संरक्षण करना कितना आवश्यक है। चाहे राष्ट्र निर्माताओं और आर्थिक चिंताओं के संसाधन का संरक्षण कितना ही आवश्यक होता है। बात करें ये 3 पॉइंटों के बारे में तो संसाधनों के दोहन से कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा कि गांधी जी का मानना था कि आधुनिक जो टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति को ही पूरी दुनिया संसाधनों के लक्ष्य तक मुख्य कारण बन चुकी है। जहां बात करें, गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे और उनकी जगह जन समुदाय द्वारा उत्पादन की गई वकालत किया करते थे। जहां हम बात करें, पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में ही है। यदि उनके अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है तो भविष्य में मानव जात के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम संसाधनों का संरक्षण कर सके, यानी इसको अच्छे से बचा सके, जिससे हमारा जीवन या सभी लोग का जीवन सुरक्षित हो सके। बात करें भू संसाधन के बारे में तो भूमि हमारा एक निवास स्थान है और क्रियाकलापों का एक केंद्र माना जाता है। जहां भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग हम विभिन्न रूपों में करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक वनस्पति के लिए हो, चाहे वन जीव जंतु हो या मानव आश्रय या परिवहन, संचार तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए भू संसाधन पर ही संपन्न की जाती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भूमि एक सीमित संसाधन है, अतः इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध ढंग से करना चाहिए। जहाँ पे चाहे देखा, भारत एक विशाल क्षेत्रफल का देश माना जाता है। इसमें पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है और द्वीप और स्थलीकृतियां भी पाई जाती हैं। जिसमें बात करें 3 प्रकार से, यानी पहाड़, मैदान, पठार। यानी पहाड़ पे भारत की कुल भूमि का 30% पहाड़ों के रूप में है, जहां 12मासी नदियों में जल का प्रवाह होता रहता है। यहाँ उपजाऊ मिट्टी भी लाती है और मैदानों का निर्माण होता है। हम बात करें मैदान की तो भूमि का 43% मैदान के रूप में है। जहां पठार की हम बात करें तो भारत की कुल भूमि 27% पठारों के रूप में है, जहां पठारों से हमें कई प्रकार की खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदा मिलती रहती है। ये तो थे भू संसाधन के बारे में। बात करें भू उपयोग के बारे में तो भू उपयोग का एक बहुउद्देशीय संसाधन है, जहां तो उसका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो बात करें कई प्रकार से, यानी वन से, कृषि के लिए अनुबंध भूमि से, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि से, प्रति भूमि के लिए शुद्ध निवेश किया गया क्षेत्र के माध्यम से। तो हम बात करें पहले वन के बारे में, ठीक है। तो ये वन है कृषि के लिए अनुबंध भूमि जो होती है। तो पहले वन जो है कृषि के लिए अनुबंध भूमि के अंतर्गत 2 प्रकार से आते हैं। बात करें कि पहला क जो होता है बंजर तथा कृषि के लिए अयोग्य भूमि मानी जाती है। ख की हम बात करें तो गैर कृषि परियोजनाओं में लाई गई एक भूमि होती है, जैसे पवन है, सड़क है, रेल मार्ग है, उद्योग प्रयुक्त भूमि पाई जाती है। जहां बात करें कि प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि पाई जाती है, जहां स्थायी चरवाहों तक अन्य गोचर भूमि होती है। तो यहाँ पे है दूसरा ख की बात करें तो विविध वृक्षों जैसे फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि मानी जाती है। हम ग की बात करें तो कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों में कृषि नहीं की गई थी, ये बताया जा रहा था। बात करें हम प्रति भूमि की, वर्तमान जो प्रति है, पुरातन जो प्रति भूमि है, इसमें बहुत सारे ऐसे जो प्रति भूमि का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये तो था आपके भू उपयोग के संसाधन।
बात करें भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप कैसे है, तो भारत में भू उपयोग के प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारक विभिन्न प्रकार से होते हैं। जैसे बात करें, पहला जो है भौतिक कार्य के उदाहरण जैसे हैं जलवायु है, भू आकृति है, मृदा के कई प्रकार पाए जाते हैं। तो इसमें देखें, एक भौतिक आकृति के रूप में, एक आर्थिक आकृति के रूप में देखा जाता है। जहाँ पे देखा गया कि मानवीय कार्य उदाहरण को जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी है, कौशल है, जनसंख्या घनत्व है, परंपरा है, संस्कृति है, ये सारी चीजें भारत का एक भौतिक क्षेत्रफल में जहाँ पे देखा गया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके 93% भूमि उपयोग के लिए आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। बात करें भूमि अवक्रमण और संरक्षण के उपाय के बारे में, तो भूमि वह उपयोगी संसाधन है जिसका उपयोग प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज करते आए हैं और भविष्य में भावी पीढ़ी भी करती रहेंगी। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु 95% भूमि से ही होती है। मानव भूमि का अधिक उपयोग करने के साथ साथ भूमि को भी बहुत हानि पहुंचाकर निम्न कार्य कर रहा है। जैसे वर्तमान काल में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित, जिसमें 58% भूमि वनों के अंतर्गत निम्नलिखित पाई जाती हैं। बात करो वनों की कटाई, अतिचारण, खनन और उत्खनन हो रहा है, जहाँ वनोरोपण हो रहे हैं, जहाँ चारागाहों का समुचित प्रबंधन किया जा रहा है, जहाँ कांटेदार झाड़ियों को लगाकर रेतीले टीलों को स्थिर बनाया जा रहा है, जहाँ बंजर भूमि का उचित प्रबंधन किया जा रहा है। बात करें सिंचाई का समुचित प्रबंधन किया जा रहा है, जहाँ फसलों की सही तरीके से कटाई की जा रही है, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए, उन्मूलन की रोकथाम की जा रही है कि पेड़ को न काटा जाए और उसका संरक्षण उपाय किया जाए जो दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे से काम कर सके। बात करें मृदा संरक्षण के बारे में, मृदा में होता है मिट्टी। मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहते हैं। इसकी गणना एक महत्वपूर्ण और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में की जाती है। इसमें पौधे और फसलें उगती हैं जो जीवों का पोषण करते हैं। मृदा वह जीवन तंत्र है जिसकी सेंटीमीटर परत बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा के निर्माण में उच्चावच, जमदात्री, शैल, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जैव पदार्थों का योगदान होता है। जहां बात करें जो तापमान में परिवर्तन यानी बदलाव होता है, प्रवाहित जल, पवन, चाहे हिमनद आदि का अपघटन क्रियाएं होते हैं, इसके निर्माण में योग देती है, जिसका मृदा निर्माण जैव अजैव दोनों पदार्थों में होता है। जैसे मृदा निर्माण की प्रक्रिया निम्न का निर्धारित होती है। बात करें तो जहाँ पे मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ मिट्टी में एक खेती होती है, जहाँ मिट्टी कई जीवों को प्राकृतिक आवास भी कहा जाता है। बात करें तापमान, पानी का बहाव, पवन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। जहां विभिन्न प्रकार के परतें पाई जाती हैं, जैसे मृदा परतों का रंग, मृदा का गठन, मृदा की आयु, मृदा के रासायनिक और भौतिक गुण भी पाए जाते हैं। तो ये सारे जो थे मृदा के संरक्षण यानी मृदा यानी मिट्टी को सुरक्षित कैसे रखा जा सके। बात करें मृदा का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मृदा यानी पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वर मृदा। अब एक एक के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन सी मृदाएं होती हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। बात करते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की गणना भारत की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण मृदा के रूप में मानी जाती है, जहाँ पे भारत उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का ये विस्तृत रूप से फैली हुई है। उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण सिंधु घाट और ब्रह्मपुत्र नदियों से फैली है। और बात करें तो उनकी सहायक नदियों ने अपने निक्षेपों से किया है, एक सक्रिय क्षेत्र में और उनकी सहायक नदियों से किया गया है, जहाँ पे राजस्थान, गुजरात तक पहुँच गई हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान महानदी और कृष्णा और कावेरी नदियों से डेल्टा से जलोढ़ निक्षेपण से बने हुए हैं। बात करें इसके कई पॉइंटों के बारे में, तो इस संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जहाँ जलोढ़ मिट्टी 3 महत्वपूर्ण हिमालय नदियाँ प्रणालियों से जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा कर दी जाती है, रेत, गाद और मिट्टी। इसकी आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को इस प्रकार से वर्गीकरण किया जा रहा है। जैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बागर यानी बागर मिट्टी में खादर की तुलना भी करते हैं। काकर पिंडों संघनन अधिक होती है, जहां नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें बात करें तो बागर तुलना अधिक उपजाऊ होती हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूना की प्रचुर मात्रा होती है। तो ये तो थे जलोढ़ मृदा के बारे में। बात करें काली मृदा के बारे में, तो काली मृदा का रंग काला होने से इसे रेंगण मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा के कपास अधिक उपजाऊ होते हैं, इसके कपास की काली मृदा भी कहा जाता है। बात करें
काली इसे रेंगण मृदा भी कहते हैं, जहाँ काली मृदा दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। यहाँ महाराष्ट्र के सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश में